ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी थर्मोरेगुलेटरी अडैप्टेशंस इन दी एक्सरसाइज। मतलब कि एक्सरसाइज के साथ क्या थर्मोरेगुलेटरी अडैप्टेशंस होती हैं, क्या नहीं होती, बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है, अगर प्रोड्यूस होती है तो लॉस कैसे होती है। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं कि जी जो बॉडी हीट प्रोडक्शन है बेसिकली दो चीजें हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं लेक्चर की स्लाइड्स नहीं रीड करती, हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जो चीज पढ़ने वाली है दरम्यान में जो रीड करने वाली होगी वो मैं खुद ही रीड करती जाऊंगी, लेकिन सारा रीड नहीं करूंगी, आप लोग एक दफा खुद ही रीड कर लीजिएगा। दो मेन पॉइंट्स हैं हीट प्रोडक्शन के अंदर या हीट रेगुलेशन के अंदर, एक हीट प्रोडक्शन, दूसरी हीट लॉस। हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था कि हीट प्रोडक्शन कैसे होती है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है। हीट लॉस के चार मैकेनिज्म थे। कौन कौन से चार मैकेनिज्म थे? बॉडी हीट लॉस के क्या चार मैकेनिज्म होते हैं? मैम रेडिएशन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, एक और रह एक गया। पता नहीं क्या वो भी कंडक्शन। किसी से। हाँ, कंडक्शन। कंडक्शन, वेरी गुड, ठीक है, ये चार थे। अब उसके अंदर उन चारों प्रोसेसेस में हमने एक और पॉइंट भी पढ़ा था, हमने कहा था कि उनमें से कोई एक है जो कि एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा हीट लॉस करवाता है। वो कौन सा था? इवेपोरेशन। एवेपोरेशन। ठीक है, अब ये जो हीट प्रोडक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, ये हीट प्रोडक्शन डिपेंड करती है आपकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी पे। कैसे डिपेंड करती है? लीनियर इंक्रीज है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे आपकी बॉडी की जो हीट प्रोडक्शन है वो उतनी ज्यादा, मतलब कि उस पर डिपेंडेंट है। जितनी इंटेंसिटी कम होगी बॉडी की हीट प्रोडक्शन उतनी कम होगी। ठीक है, लेकिन जो बॉडी का हीट लॉस है, अब ये जो हीट प्रोडक्शन हुई है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है ये आपका कोर टेम्परेचर है। जाहिर सी बात है जब बॉडी में हीट प्रोड्यूस हुई है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कौन सा टेम्परेचर बढ़ेगा? आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये जो कोर टेम्परेचर है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी पे, कि जितनी एक्सरसाइज इंटेंसिटी ज्यादा उतना आपका कोर टेम्परेचर ज्यादा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी है, कोर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मसल मास। अब आप मुझे बताएं कि ये जो एक्टिव मसल मास होगा ये क्या होगा? मसल मास का मतलब तो ये हुआ कि जिस जिस जो इंसान के अंदर मसल मास ज्यादा है, जो ज्यादा मोटा है, उसका कोर टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये मैम होगा क्या? जो मसल इन वर्क है मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे लिखा है एक्टिव, यस, एक्टिव मसल मास। एक्टिव मसल मास का मतलब है कि वो मसल जो कि एक्टिवली एक्सरसाइज में एंगेज्ड है। सिंपलर वर्ड्स में दोबारा बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व होते जाएंगे उतनी ज्यादा बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी, और वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होती जाएगी और आपके बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये हो गई हीट प्रोडक्शन विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एक्सरसाइज इंटेंसिटी। अब दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, आपकी हीट लॉस। जो हीट लॉस है, हमने कहा था कि चार नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, उनमें से जो एवापोरेशन है एक्सरसाइज में बेसिकली हीट लॉस ज्यादा उससे होता है। ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि बाकियों से सिरे से होता ही नहीं, कन्वेक्शन से और रेडिएशन से भी होता है, कंडक्शन से नहीं होता। कन्वेक्शन और रेडिएशन से भी होता है लेकिन वो थोड़ा होता है एज कम्पेयर टू एवापोरेशन। ठीक है, अब जो एवापोरेशन होनी है, हमने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में एक चीज डिस्कस की थी कि जो एवापोरेशन है वो फर्दर डिपेंड करती है वेपर ग्रेडियंट के ऊपर। वेपर ग्रेडियंट क्या होता है कि आपकी बॉडी में से जो वेपर लॉस हो रहा है, जो स्वेट से वेपर बन के निकल रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसका और एनवायरनमेंट में मौजूद जो ऑलरेडी वेपर्स हैं उनकी कंसंट्रेशन में कितना फर्क है, क्या उसमें कोई ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है या नहीं होता। अगर एनवायरनमेंट में वेपर ज्यादा है, कब ज्यादा होंगे? ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी, तो उस ह्यूमिडिटी की वजह से आप मुझे बताएं क्या एवापोरेशन होगी? फिर भी अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या एवापोरेशन होगी? नहीं होगी मैम, नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट में वेपर ऑलरेडी ज्यादा, वेपर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश नहीं होता। तो ये जो हीट लॉस है जो कि एक्सरसाइज के दौरान प्रोड्यूस हुई थी और अब इसने लॉस करना है, ये हीट लॉस डिपेंड करता है आपकी एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर। एम्बिएंट टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? आपका रूम टेम्परेचर या आपके सराउंडिंग जो टेम्परेचर है उसका। तो अगर सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो एवापोरेशन नहीं होगी। इसका मतलब एक्सरसाइज में जो कि ज्यादा एवापोरेशन होनी, ज्यादा हीट लॉस होना था हमारा एवापोरेशन की वजह से, वो एवापोरेशन नहीं होगी। तो हीट, दोबारा रिपीट करती हूँ, हमने ये पढ़ा है कि बॉडी हीट प्रोडक्शन और बॉडी हीट लॉस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग exercise depends directly on the exercise intensity. However,
heat loss during exercise, which is primarily due to the evaporative loss that depends on your room temperature or your ambient temperature. जितना ज्यादा रूम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी आपकी evaporation उतनी कम हो जाएगी. अब अगर evaporation नहीं होती तो जो हीट प्रोड्यूस हुई है एक्सरसाइज की वजह से वो कहाँ जाएगी? evaporation तो हो नहीं रही. बॉडी रिटेन करेगी. बिल्कुल. इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लेते हैं. इसके अंदर 3 हीट लॉस मैकेनिज्म दिखाए हैं कि ये जी हीट प्रोडक्शन इतनी हो रही है और इतनी हीट लॉस हो रही है. ये हीट लॉस किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है? एवापोरेशन के थ्रू. ये हीट लॉस जो ग्रीन कलर की है ये किसके थ्रू हो रही है? कन्वेक्शन के थ्रू. और जो सबसे नीचे वाली है ये किसके थ्रू हो रही है? रेडिएशन की. आप मुझे बताएंगे सबसे कम हीट लॉस किसके थ्रू हो रही है? थ्रू रेडिएशन. रेडिएशन के थ्रू. और सबसे ज्यादा थ्रू इवेपोरेशन. एवापोरेशन के थ्रू. ठीक है. ये प्रोसेस हमने पढ़ा है कि जो बॉडी का हीट लॉस है ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो एवापोरेशन से ज्यादा होता है. और अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ये एवापोरेशन भी नहीं होगी या ये एवापोरेशन कम हो जाएगी. ठीक है. अब आते हैं कि जी इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सरसाइज इंटेंसिटी. यही बात हमने अभी की. जो मैकेनिज्म्स ऑफ हीट लॉस हैं 3 मैकेनिज्म्स हैं. एवापोरेशन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सबसे ज्यादा एवापोरेशन, उससे कम कन्वेक्शन और सबसे कम रेडिएशन. अब मैं क्वेश्चन करती हूँ सामा, आपने नहीं बोलना, कोई और मुझे इसका आंसर दे. मुझे बताएं कि इन 3 मैकेनिज्म्स यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे कोई एक मैकेनिज्म मिसिंग है जो एक्सरसाइज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. वो कौन सा मैकेनिज्म है? कंडक्शन. कंडक्शन. ठीक है. तो कंडक्शन क्यों एक्सरसाइज में हीट लॉस नहीं कर रहा? क्योंकि एवापोरेशन भी फिजिकल कंपोनेंट नहीं. आप नहीं बताएं, मैं अभी बाकियों से पूछ रही हूँ. जी एक्सरसाइज में कुछ भी फिजिकली कुछ भी हमारे साथ नहीं है, इन टच नहीं है, इसलिए. यस. क्योंकि कंडक्शन के लिए हमें एक प्राइमरी प्रिंसिपल रिक्वायर्ड था, वो था किसी चीज को टच करना. तो अगर टच होगा तो कंडक्शन होगा. क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर यूजुअली हम किसी चीज को टच नहीं करते तो कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस नहीं हो रहा. सिर्फ एवापोरेशन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू हो रहा है. और उसमें भी सबसे ज्यादा जो हीट लॉस हो रहा है वो एवापोरेशन के थ्रू हो रहा है. ठीक है. ये डायग्राम देख लेते हैं. एक जनरल सा उन्होंने दिखाई भी है कि एनर्जी आउटपुट आपकी एक्सरसाइज के अंदर इतनी है, मतलब कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है एक्सरसाइज के साथ. उस एनर्जी में से कुछ आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो गई, कुछ आपकी बॉडी के अंदर हीट के तौर पे निकल आई. आपकी बॉडी की हीट प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होगी. अब प्रोडक्शन इतनी है और टोटल हीट लॉस कितना है? हीट लॉस एक्सरसाइज में 3 प्रोसेसेस के थ्रू, एवापोरेशन के थ्रू, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू. तो ज्यादा हीट लॉस किसके थ्रू है? एवापोरेशन के थ्रू. कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस है वो कम है. ठीक है. समरी में दोबारा देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है. हमने पढ़ा है कि जी ड्यूरिंग कांस्टेंट इंटेंसिटी एक्सरसाइज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सरसाइज इंटेंसिटी. इसी तरह बॉडी हीट प्रोडक्शन इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द एक्सरसाइज इंटेंसिटी. मतलब कि आपकी बॉडी उतनी हीट प्रोड्यूस करेगी जितनी आपने एक्सरसाइज की इंटेंसिटी रखी थी. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. और ये तो हीट प्रोडक्शन की बात होगी. इसके अलावा हमने हीट लॉस की बात की थी कि एक्सरसाइज के दौरान जो हीट लॉस का मैकेनिज्म है दैट इज एवापोरेशन. और लेकिन एवापोरेशन फर्दर वेपर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है. अगर आपके एनवायरनमेंट ह्यूमिड है तो एवापोरेशन नहीं होगी. स्वेटिंग होगी लेकिन एवापोरेशन नहीं होगी. तो स्वेटिंग के अंदर क्या होगा? सिर्फ डिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी में से वाटर लॉस होगा, हीट लॉस नहीं होगा. आपकी बॉडी का टेम्परेचर या कोर टेम्परेचर फिर भी बढ़ता रहेगा अपार्ट फ्रॉम स्वेटिंग. इसके बाद एक कंडीशन आती है हीट इंडेक्स. ठीक है. हीट इंडेक्स क्या चीज है? दिस इज बेसिकली द मेजर ऑफ बॉडीज परसेप्शन ऑफ हाउ हॉट इट फील्स. आपको एक्चुअली एक्चुअल जी बेटा. मैम पीछे वाली स्लाइड रिपीट कर दें. समरी वाली दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटा. समरी में लिखा है ड्यूरिंग कांस्टेंट इंटेंसिटी एक्सरसाइज. जब आप एक कांस्टेंट इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज करते हैं, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो कि इंक्रीज हो रहा है एक्सरसाइज की वजह से, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सरसाइज इंटेंसिटी. जितनी इंटेंसिटी होगी आपकी बॉडी में उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है. अब बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ना. तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी बॉडी में हीट उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, आपका बॉडी का टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ेगा. जितनी ज्यादा कम इंटेंसिटी होगी उतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी और उतना आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होगा. बॉडी हीट प्रोडक्शन इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द एक्सरसाइज इंटेंसिटी. यही बात हम कर रहे हैं कि एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं, आपकी बॉडी की हीट ज्यादा बढ़ती जाएगी और आपका बॉडी का जो एक्चुअल कोर टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा. अब ठीक है? यस मैम.
मैम आप वो बता रही थी कि कोर की हीट जो है वो मतलब हीट रिलीज नहीं होगी, उसका अंदर कुछ था। हाँ, वो पॉइंट ये है कि जो हीट लॉस है वो 4 प्रोसेसेस के थ्रू होता है ना फिजियोलॉजिकली, इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन चारों में से एक्सरसाइज में सिर्फ 3 यूज होते हैं, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों में से भी जो सबसे ज्यादा हीट लॉस करता है एक्सरसाइज में वो है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन आपकी बॉडी में से कब होगी? अगर आपकी एनवायरनमेंट के अंदर या आपके सराउंडिंग जो एयर है उसके अंदर वेपर कम होगा, वेपर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा, आपकी बॉडी का जो स्वेट है वो वेपर बन के आपके एनवायरनमेंट में शामिल होगा ना, तो वो तब तक आपके वेपर बन के एनवायरनमेंट में शामिल नहीं होगा जब तक आपके एनवायरनमेंट की वेपर क्वांटिटी कम होगी। अगर ह्यूमिडिटी हो, जो एक सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, आपकी एनवायरनमेंट के अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर एनवायरनमेंट में होगा उतना कम एवेपोरेशन होगा। ठीक है, एवेपोरेशन डिपेंड करती है वेपर ग्रेडियंट के ऊपर। मैं ये बात कर, अब क्लियर है या दोबारा बताते हैं? यस मैम क्लियर है। अब क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी हीट इंडेक्स। हीट इंडेक्स का क्या मतलब है? दिस इज बेसिकली द मेजर ऑफ बॉडीज परसेप्शन ऑफ हाउ हॉट इट फील्स। आपको कितनी गर्मी लग रही है वो हीट इंडेक्स है। कितनी गर्मी लग रही है ये एक्चुअल जरूरी नहीं होता कि अगर 35 डिग्री मेरे सराउंडिंग टेम्परेचर है तो मुझे 35 डिग्री ही फील हो रही हो। यूजुअली आपको ज्यादा फील हो रहा होता है। वो ज्यादा क्यों फील हो रहा होता है? क्योंकि जो एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी होती है वो आपके एक्चुअल टेम्परेचर में ऐड होकर आपको फील हो रही है, तो जो परसेप्शन है वो ज्यादा हो जाती है। इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा बॉडी का। यस, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा अगर हीट लॉस होगी तो। ठीक है, अगर तो आपका एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है और इवेपोरेशन सिर्फ स्वेटिंग हो रही है लेकिन उसमें से हीट लॉस नहीं हो रहा, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ तब होगा जब एक्चुअली इवेपोरेशन के थ्रू हीट लॉस हो रहा है। हीट इंडेक्स की बात कर रहे थे कि हीट इंडेक्स क्या चीज है, आपकी बॉडी को कितनी हीट फील हो रही है वो हीट इंडेक्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, आप सबके सेल फोन्स में ये चीज होगी। ठीक है, आप ये जो वेदर ऐप होती है हमारी, इसमें आप ये देखें लाहौर का वेदर कितना है इस वक्त, 34 है। ठीक है, पार्शली क्लाउडी एमएम आ रहा है, बाहर पार्शली क्लाउडी तो कोई नहीं है, बाहर अच्छी खासी गर्मी है। 34 डिग्री जो है आपका बाहर टेम्परेचर है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखें कि इसके आगे अक्सर लिखा होता है इट फील्स लाइक, मतलब क्या, अगर एक्चुअल 34 है फील्स लाइक थोड़ा सा ज्यादा होता है। वो जो फील्स लाइक होती है वो चीज होती है, यहाँ पे आप ह्यूमिडिटी देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी फील्स लाइक 35। ठीक है, एक्चुअल 34 है, फील्स लाइक 35। वो क्यों आपको 35 फील हो रहा है लेकिन है एक्चुअली 34? उसकी वजह क्या है कि जो इस वक्त मेरे सराउंडिंग ह्यूमिडिटी है जो कि 31% है, ये ऐड होके आपके एक्चुअल टेम्परेचर में वो फील होता है आपको, तो वो फील्स लाइक टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये जो फील्स लाइक टेम्परेचर है ये आपको शो होता है फाइनली। ये आपका हीट, चलो जी अच्छा दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं वापस, अपना लेक्चर दोबारा खोल लेते हैं। हम हीट इंडेक्स की बात कर रहे थे ना कि हीट इंडेक्स क्या चीज होती है, आपकी बॉडी को कितनी हीट फील हो रही है वो आपकी हीट इंडेक्स है। वो क्यों आपको ज्यादा फील होती है और आपका एक्चुअल टेम्परेचर कम होता है, उसकी वजह ये है कि जो आपके सराउंडिंग ह्यूमिडिटी होती है वो ह्यूमिडिटी एक्चुअल टेम्परेचर में ऐड होकर आपको फील हो रही होती है। ठीक है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिड्यूसेस द इवेपोरेटिव हीट लॉस। ये बात हमने अभी पहले की है कि जितनी आपके सराउंडिंग ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी आपकी बॉडी के अंदर से जो इवेपोरेटिव हीट लॉस है वो कम हो जाएगा। तो अगर इवेपोरेशन के साथ हीट लॉस नहीं हो रहा तो वो हीट कहाँ जाएगी? आपका कोर के अंदर बॉडी में स्टोर होनी शुरू हो जाएगी ना, तो जब बॉडी में स्टोर होगी तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, आपका कोर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा इन केस ऑफ रिड्यूस इवेपोरेटिव हीट लॉस। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे देखते हैं कि जब आप हीट में एक्सरसाइज करते हैं क्या होगा, आपकी बॉडी में से हीट लॉस नहीं होगा। हीट लॉस नहीं होगा, वो हीट कहाँ जाएगी? आपकी बॉडी के अंदर, और वो बॉडी के अंदर जाएगी तो आपका कोर टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
तो जब कोर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक कंडीशन हो जाएगी, उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या चीज है? हाइपर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय हाइपर? मैम above the normal नॉर्मल से ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा, बिल्कुल। और थर्मिया का क्या मतलब होगा? हीट हीट। तो अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर, थर्मिया का मतलब है हीट या आपका बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथर्मिया। इस हाइपरथर्मिया की वजह से क्या होगा? हीट इंजरीज हो जाएंगी। हीट इंजरीज में क्या आती हैं? आपकी जो प्रोटीन्स हैं या जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। हो सकता है स्ट्रोक हो जाए, हो सकता है कोई और इस तरह हीट क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, कुछ और चीज हो जाए। तो हीट की वजह से जो इंजरी हो रही है या जो भी कंडीशन आ रही है उसको हम कहते हैं हीट इंजरी। होती क्यों है? ड्यू टू दी हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया क्या है? मोर देन नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर। होगा कब? जब आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और आपका बॉडी का कोर टेम्परेचर क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपकी बॉडी में से हीट लॉस डिसेबल हो गया, आपकी बॉडी में से अब हीट लॉस नहीं हो रही, इस वजह से। इस केस में होगा क्या? आपकी स्वेटिंग फिर भी ज्यादा होगी क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं, अगर स्वेटिंग हो रही है लेकिन उसके साथ में ये कहूं कि एवापोरेटिव हीट लॉस नहीं हो रहा, तो उस स्वेटिंग का क्या फंक्शन हो रहा है? फिर आपकी बॉडी के ऊपर क्या फर्क डालेगी वो स्वेटिंग? मैम वाटर स्वेटिंग हो लॉस। रही है, वाटर लॉस हो रहा है। मैं ये बात कर रही हूँ कि जी स्वेटिंग हो रही है लेकिन स्वेटिंग के साथ एवापोरेटिव हीट लॉस नहीं हो रहा। तो उस स्वेटिंग की वजह से क्या हो रहा है? बेसिकली आपकी बॉडी में सिर्फ डिहाइड्रेशन हो रही है, आपकी बॉडी का वाटर लॉस हो रहा है सिर्फ। तो जो डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसके अलग प्रोज एंड कॉन्स होंगे। जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस और खराब हो जाएगी। इस डायग्राम को देख लेते हैं, छोटी सी डायग्राम है। इसमें देखिए ये स्वेटिंग रेट है और ये आपका कोर का बॉडी टेम्परेचर है। स्वेटिंग रेट आपको दो एनवायरमेंट्स में दिखाई है, एक कूलर एनवायरमेंट है और एक आपकी हॉटर एनवायरमेंट है। मुझे बताएं स्वेटिंग किस में ज्यादा है? कूलर एनवायरमेंट में ज्यादा है या हॉटर एनवायरमेंट में ज्यादा है? हॉटर एनवायरमेंट में, ठीक है। इसी तरह जो कोर का बॉडी टेम्परेचर है वो बताएं किस एनवायरमेंट में ज्यादा है? कूलर एनवायरमेंट ब्लू वाला है और ऑरेंज कलर का आपका हॉटर एनवायरमेंट है। मुझे बताएं कोर बॉडी टेम्परेचर आपका किस एनवायरमेंट में ज्यादा होता है? किसमें? हॉटर एनवायरनमेंट। हॉटर एनवायरमेंट में, ठीक है। यही बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपने गर्मियों में एक्सरसाइज करनी है, एथलीट है जी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या आप करते हैं, अब क्या कहें, क्या पूरा समर हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे? अगर कोई गर्मियों वाली जगह पे रहता है, मुल्तान या साउथ में किसी भी जगह पे रहते हैं, गर्मी वहां पे ज्यादा होती है, तो क्या फिर हम एक्सरसाइज करनी छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी और अगर ट्रेनिंग है तो वो भी करनी पड़ेगी। उसमें आपकी गाइडलाइंस क्या होंगी? सिंपल गाइडलाइंस है, कॉमन सेंस की बात है। अगर उस एनवायरनमेंट में वाटर लॉस ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है आप ट्रेनर को, या अगर आप खुद एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अपने वाटर की इनटेक को नॉर्मल रखेंगे या ज्यादा रखेंगे, ताकि अगर हीट वाटर लॉस हो भी रहा है बॉडी में से तो आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस रहे। उसके अलावा क्या होगा? एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द डे। कूलेस्ट पार्ट ऑफ द डे कौन सा होता है दिन में? सुबह का वक्त या फिर शाम का वक्त? सुबह का वक्त या फिर शाम का, या फजर का टाइम होता है या फिर मगरिब के टाइम या असर के बाद जाके थोड़ी सी गर्मी कम होने लगती है। तो आप कूलेस्ट पार्ट ऑफ द डे में एक्सरसाइज करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे? अगर आपने हॉटर एनवायरनमेंट में या जिन दिनों में गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर आपने उन दिनों में एक्सरसाइज करनी है तो आप अपनी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन और उसकी इंटेंसिटी कम रखेंगे। कम रखने की वजह क्या है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। और क्या करेंगे? एक्सपोज अ मैक्सिमल सरफेस एरिया ऑफ द स्किन फॉर एवापोरेशन। ये मुझे बताएं कि सरफेस एरिया का एवापोरेटिव हीट लॉस के साथ क्या ताल्लुक है? मैम डायरेक्ट लिंक है मैम। सरफेस एरिया ज्यादा हो तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी। यस, जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा उतना ज्यादा आपकी एवापोरेशन होगी या एवापोरेटिव हीट लॉस होगा, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और क्या करेंगे? आप दरमियान में रेस्ट और कूल डाउन ब्रेक जरूर रखेंगे, मतलब कि कंटिन्यूअस एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अगर आपने 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है तो दरमियान में थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन आप रेस्ट का भी रखेंगे। इसके अलावा डिहाइड्रेशन को अवॉइड करेंगे। डिहाइड्रेशन कैसे अवॉइड होगी? वाटर ब्रेक्स लेके दरमियान में। और क्या करेंगे? रेस्ट और कूल डाउन ब्रेक्स शुड बी इन द शेड एंड ऑफर द सर्कुलेटिंग कूल एयर, मतलब कि आपको थोड़ी सी हवा भी लगनी चाहिए, बिल्कुल भी गर्मी ना हो। अब ये जो डिहाइड्रेशन होती है, ये कितनी डिहाइड्रेशन आपके लिए नुकसानदेह होती है और कितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं?
उसके लिए वैल्यू है जी 1 to 2% ऑफ द बॉडी वेट, मतलब कि अगर आपका बॉडी वेट 40 है या 45 है, उसका 1 to 2%, 1-2% कितना होता है? 40 का 1 या 2% कितना होगा? 1 kg या 2 kg ऑलमोस्ट इतना होगा। तो अगर आपकी डिहाइड्रेशन सिर्फ इतने 1 और 2 kg की भी हो जाती है, तो इतनी डिहाइड्रेशन भी आपकी एक्सरसाइज को या आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको लिमिट कर सकती है। इस डिहाइड्रेशन के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? एक्सरसाइज से पहले हाइड्रेशन करते हैं, कितनी हाइड्रेशन करनी है? 3 घंटे पहले तक 400 to 800 मिलीलीटर फ्लूइड आपने लाजमी लेना है। और क्या करते हैं? हर 15 से 20 मिनट के बाद 150 to 300 मिलीलीटर फ्लूइड लेते हैं। वॉल्यूम, ये जो फ्लूइड आप ले रहे हैं ये एडजस्ट करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग। ज्यादा गर्मी है, ज्यादा वाटर इनटेक करनी पड़ेगी, कम गर्मी है, आपको कम पानी की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा क्या करेंगे? कंज्यूम इक्विवेलेंट ऑफ 150% ऑफ द वेट लॉस। कैसे? 1 kg बॉडी वेट इज इक्वल टू 1.5 लीटर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अब इसकी मैं बताती हूँ ये क्या लिखा है। आप एक्सरसाइज से पहले अपना वेट करते हैं, बिल्कुल पहले कितना वेट है आपका, ठीक है, और एक्सरसाइज के बिल्कुल फौरन बाद वेट करते हैं। अगर आपके वेट में फर्क आए, लेट से पहले 45 था और एक्सरसाइज जैसे सेशन खत्म हुआ अब आपका 44 है, 1 kg कम हो गया। ये जो 1 kg कम हुआ है ये आपकी फैट लॉस नहीं है, ये आपका सिर्फ वाटर वेट था। आपकी बॉडी के अंदर जितना वाटर था ये सिर्फ उसका वजन था, और क्योंकि स्वेटिंग की वजह से वो वाटर लॉस हुआ है तो वो वेट कम हो गया। 1 kg अगर आपका लूज हुआ है तो आपने उसके अकॉर्डिंग कितना फ्लूइड लेना है? 1.5 लीटर ऑफ दी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, तो इतना आपने कंज्यूम करना है अकॉर्डिंग टू दिस kg। इसके अलावा एक और चीज होती है, यूरिन का कलर जरूर मॉनिटर करते हैं। यूरिन का कलर मॉनिटर करने का हमें क्या फायदा है? जो नॉर्मल यूरिन होता है एक रिहाइड्रेटेड इंडिविजुअल का, जिसके अंदर डिहाइड्रेशन अभी नहीं हुई, वो प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड है, उसका यूरिन का कलर लेमन कलर होता है और डाइल्यूट होता है, ठीक है। लेकिन जो वो होता है डिहाइड्रेटेड इंडिविजुअल होता है उसका यूरिन का कलर थोड़ा ऑरेंज कलर का होता है और वो कंसंट्रेटेड ज्यादा होता है। अब इन लोगों में जब भी आपने एक्सरसाइज में, एथलीट्स में वाटर इनटेक आपने बढ़ानी है या आप अपनी भी बढ़ा रहे हैं, एक रिसर्च थी, उन्होंने कहा कि जी क्या वाटर ज्यादा बेहतर है या स्पोर्ट्स ड्रिंक ज्यादा बेहतर है? उसका आंसर है कि जी जो स्पोर्ट्स ड्रिंक हैं दे आर सुपीरियर टू वाटर फॉर द डिहाइड्रेशन। वजह क्या है? पानी ज्यादा पिया नहीं जाता, पानी का टेस्ट कुछ लोगों से नहीं पिया जाता ज्यादा। वो क्या करते हैं? स्पोर्ट्स ड्रिंक लेते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक की वजह से क्या होगा? एक तो वो वाटर की इनटेक बड़ी इजीली अपने रख सकते हैं, वो पी सकते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक घर में भी बनाई जाती हैं, कुछ लोग खुद बना लेते हैं, लेमन डाल लेते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स डाल लेते हैं या कोई भी और चीज डाल लेते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। मतलब क्या, अगर सॉल्ट लॉस हुआ आपकी बॉडी में से स्वेटिंग के साथ तो वो भी कंपनसेट हो जाता है इसके अंदर। अब ये जो हॉटर एनवायरनमेंट में आपने एक्सरसाइज की है, हमने ये देख लिया कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कैसे करना है। उसके अलावा जो हॉटर एनवायरनमेंट में आपने एक्सरसाइज की है, क्या इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आएंगे? बिल्कुल चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस में स्लाइड नहीं रीड करती, मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ, ये देख लेते हैं। चेंजेस कहाँ आते हैं? 3 सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, या फिर कार्डियोवास्कुलर में। अब आपको ये एरो नजर आ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर की वजह से एक्सरसाइज परफॉर्मेंस तो खराब होती है, कार्डियोवास्कुलर की वजह से स्केलेटल चेंजेस भी आते हैं। कैसे? पहले कार्डियोवास्कुलर चेंजेस को देखते हैं। पहला लिखा है जी रिड्यूस स्ट्रोक वॉल्यूम। आप मुझे ये बताएं, हॉटर एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों कम हो गया? हॉटर एनवायरनमेंट का स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ क्या ताल्लुक हुआ? मैम जब गर्मियों में जब होगी ना वेजर डायलेशन होगी जब, तो उससे ना जो होगा ना मेन आर्टियल प्रेशर वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से कम हो सकता है, लेकिन पहले स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, उसके बाद वेजोडाइलेशन वाले चेंजेस आएंगे, ठीक है। एक और ताल्लुक भी है इसका, कोई और? डिहाइड्रेशन होगी तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, वेरी गुड, प्लाज्मा बेसिकली वॉल्यूम ये कम हो जाएगा। यस यस, जब डिहाइड्रेशन हार्ट रेट होगी, आप जब स्वेटिंग ज्यादा हुई डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन होगी, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, आपका जो वीनस रिटर्न था, जो कि मसल्स में से वापस आपके हार्ट में ब्लड आना था, वो भी कम हो गया ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। जितना वीनस रिटर्न कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक बीट के साथ, एक हार्ट की बीट के साथ कितना ब्लड इजेक्ट हुआ है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है।
स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने की वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो गया। कार्डियक आउटपुट क्या थी, पूरे मिनट के अंदर कितना ब्लड, मतलब कि अगर हर बीट के साथ ब्लड कम इजेक्ट हो रहा है तो पूरे मिनट के अंदर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्ट होना था वो भी कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो गई। इन दोनों चीजों के कम होने की वजह से क्या हुई, जो ब्लड फ्लो आपके मसल्स तक जाना था वो भी कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ब्लड पीछे हार्ट में से निकल ही नहीं रहा तो आपके मसल्स को क्या जाएगा, उन मसल्स को जिनको ब्लड चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए थी ब्लड में काम करने के लिए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, क्या होगा, वो मसल्स फटीग कर जाएंगे, जल्दी फटीग हो जाएंगे। वो जो मसल्स फटीग होंगे उनमें क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से ब्लड की पीएच ड्रॉप करेगी, एसिडिक हो जाएगा, रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और इफेक्ट होता है, आपकी ग्लाइकोजेनोलाइसिस ज्यादा होने लग जाती है, मतलब कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन ज्यादा होती है। तो जितने ज्यादा ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती रहेगी आपका ग्लाइकोजन भी बॉडी में कम हो जाएगा। ये तीनों स्केलेटल मसल के जो चेंजेस हैं, इनकी वजह से स्केलेटल आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस तो कम हुई। इसके अलावा इसका इफेक्ट आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी पड़ता है। क्या पड़ता है, ब्रेन को इनपुट जाएगा कि जी ब्लड में बहुत लैक्टिक एसिड आ गया है, ब्लड के अंदर रेडिकल ज्यादा आ गए हैं, हमारे पास ग्लाइकोजन कम हो गया है। ब्रेन के पास ये मैसेज गया है, मसल्स ने भेजा है। ब्रेन वापस क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो कहेगा कि जी हमारे अभी चेंजेस बॉडी के अंदर ज्यादा आ गए हैं, तो चलो एक्सरसाइज थोड़ी सी कम कर देते हैं। वहां से वापस आउटपुट आएगी कि एक्सरसाइज को कम कर दें, मोटिवेशन कम हो जाएगी, मतलब कि आप डिप्रेस फील होगी, आप एक्सरसाइज कम करेंगे और जो वॉलंटरी एक्टिवेशन थी मोटर यूनिट्स की वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, इस ओवरऑल डिक्रीज मोटिवेशन की वजह से या डिक्रीज मोटर यूनिट्स की वजह से भी क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो हॉटर एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करने की वजह से कार्डियोवास्कुलर चेंजेस आते हैं, स्केलेटल मसल चेंजेस आते हैं, स्केलेटल मसल की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चेंजेस आते हैं। इन तीनों की वजह से क्या होगा, आपकी जो एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस है वो खराब हो जाएगी। यही बात हम कर रहे थे ना कि अगर ज्यादा हॉटर एनवायरनमेंट में आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एक्सरसाइज की जो परफॉर्मेंस है या जो एक्सरसाइज की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। ये पॉइंट था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि ये जो थर्मो रेगुलेशन है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन करने की जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसका एज के साथ कोई ताल्लुक है या इसका जेंडर के साथ कोई ताल्लुक है। जो अर्ली स्टडीज थी 1960 की, उसमें पहले ये रिपोर्ट किया गया था कि हाँ विमेन आर लेस टॉलरेंट देन मेन, मतलब कि औरतें ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाती मर्दों के मुकाबले में। उसकी वजह क्या थी कि लेडीज के अंदर स्वेटिंग रेट कम होता है और इनका फैट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन जो रीसेंट स्टडीज हैं या जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं वो ये कहती है कि जी जेंडर डिफरेंस कोई नहीं है और विमेन भी उतनी ही टॉलरेंट हैं जितनी मेन, कोई फर्क कोई नहीं है इसमें। लेकिन एज की वजह से फर्क है। वो एज की वजह से क्या फर्क है, जो ओल्ड एज के साथ थर्मो रेगुलेशन कम हो जाती है, मतलब कि वो ज्यादा हीट थोड़ी कम बर्दाश्त कर पाते हैं या ज्यादा कोल्ड थोड़ा कम बर्दाश्त कर पाते हैं, उनके थर्मो रेगुलेशन इफेक्ट होती है। वो क्यों इफेक्ट होती है, एज के साथ डीकंडीशनिंग होती है। डीकंडीशनिंग का क्या मतलब, एजिंग चेंजेस हैं, आपके स्केलेटल मसल में भी आती हैं, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी आती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी आती हैं। तो ये तीनों सिस्टम्स आपके थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके अलावा जो ये लोग होते हैं, they have the lack of heat acclimatization, वर्ड लिखा है lack of heat acclimatization। जो ओल्ड एज होते हैं, जिनकी एज ज्यादा होती है, वो लोग हीट को एक्लिमेटाइज नहीं कर पाते। अब मुझे कोई आंसर दे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एक्लिमेटाइजेशन, हीट एक्लिमेटाइजेशन या कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन। मैम खुद को ना उस हीट प्रोडक्शन के साथ मतलब कि मैच नहीं कर सकते, उनकी बॉडी यूज टू नहीं हो सकती उसको, इस तरह यंग जनरेशन में हो सकती है ना। इसके लिए बड़ा इजी सा एक वर्ड है, यस, अकोमोडेट भी है, एडजस्ट भी है, एक और वर्ड हम यूज करते हैं, इससे पहले बड़ी लेक्चर्स में यूज कर चुके हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, अडैप्टेशन, यस। ये सारी चीजें हैं, इनका सबका एक ही मतलब है। ये जो अडैप्टेशन है इसको कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। आपकी बॉडी एक सर्टेन इंक्रीज टेम्परेचर को अडैप्ट कर जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप गर्मियों में रहते हैं, यूएई में गर्मी ज्यादा होती है, जो लोग वहां पे रहते हैं वो गर्मी इजीली बर्दाश्त कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा कोल्डर एनवायरनमेंट्स में रहते हैं वो ठंड ज्यादा अच्छी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब हम जैसे लोग जो कि सर्दियों में भी रहते हैं, गर्मियों में भी रहते हैं, ना हमारी सर्दियां ज्यादा आती हैं ना हमारी गर्मी वैसे अच्छी खासी होती है, लेकिन हमारी गर्मियां भी बहुत ज्यादा नहीं आती। तो हम ज्यादा गर्मी में जाएंगे, हम वहां भी रोएंगे, हम ज्यादा ठंड में चले जाएंगे, हम वहां भी अंदर बैठ जाएंगे कि भाई हमसे तो बाहर नहीं जाया जाता। उसकी वजह क्या है, हमारी बॉडी एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रहने की यूज टू हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करती है। जो ज्यादा ठंड में रहते हैं वो लोग जब हमारी ठंड में आते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो कोई ठंड ही कोई नहीं, हम तो इससे ज्यादा रह के आए हैं। जो लोग ज्यादा गर्मियों में रहते हैं वो गर्मियां इजीली बर्दाश्त कर लेते हैं।
अब अगर आप किसी कनाडा वाले बंदे को उठा के मुल्तान भेज दे कि जी गर्मियां तुमने मुल्तान गुजार दी हैं, उसका तो बेड़ा गर्क वहीं हो जाएगा। वो तो इतनी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि उसकी बॉडी एक सर्टेन एनवायरनमेंट को एक्लेमेटाइज कर गई। ठीक है, ये जो हीट एक्लेमेटाइजेशन है ये एथलीट्स में खुद भी की जाती है, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल एक्लेमेटाइजेशन। होती कैसे है? 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है एक सर्टेन एनवायरनमेंट को। अगर आप 2 हफ्ते किसी जगह पे गुजारते हैं किसी एनवायरनमेंट में, तो आपकी बॉडी अडेप्ट होने शुरू हो जाती है उसको। शुरू में नहीं होगी, बाद में होने लग जाती है। तो एथलीट्स अगर रहते हैं किसी कोल्डर जगह पे, बहुत ठंड में रहते हैं, लेकिन उन्होंने किसी कंपटीशन में पार्ट लेना है और वो कंपटीशन कहाँ है उनका? बहुत गर्मी में। तो उन लोगों को तो आदत ही नहीं है गर्मी में एक्सरसाइज करने की, ना वो गर्मियों में रहते हैं। उनकी बॉडी क्या करेगी? वो जैसे ही कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गर्मी में पहुंचेंगे, वो तो वही फेंट हो जाएंगे, हाइपोटेंशन हो जाएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हो सकता है उनको हीट स्ट्रोक हो जाए। तो इसका मतलब फिर अगर गर्मियों में आपने कंपटीशन में पार्ट लेना है तो सर्दियों वाले लोग नहीं ले सकते, अगर सर्दियों में कोई कंपटीशन है तो गर्मियों वाले लोग नहीं ले सकते। इसके लिए हम एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। होता क्या है, वो लोग एथलीट्स जो होते हैं जिनके अंदर हीट एक्लिमेटाइज करनी है, रहते वो कोल्डर एनवायरनमेंट में, वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो रबर का सूट पहनते हैं। रबर का सूट क्या होता है? उसके अंदर आपकी बॉडी का हीट लॉस नहीं होता, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज नहीं होती, हवा नहीं लगती तो हीट लॉस नहीं होगा। स्वेटिंग होती है लेकिन हीट लॉस नहीं होती। तो जब हीट लॉस नहीं होगी तो क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके हम उनको सेफ लिमिट्स में रख के उनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं। फाइनली वो ज्यादा टेम्परेचर उनकी बॉडी बर्दाश्त कर लेती है। ठीक है, 7 to 14 डेज की अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी के अंदर हीट एक्लिमेटाइजेशन होने लग जाती है। लेकिन ये जो 2 हफ्ते लगा के एक्लिमेटाइजेशन या अडेप्टेशन आपने करवाई है, ये फ्यू डेज ऑफ इनएक्टिविटी के साथ खत्म भी हो जाती है। मतलब कैसे लोगों को कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उनको एक्सरसाइज में रहना पड़ता है ताकि वो उनकी बॉडी एडजस्ट कर सके एक एनवायरनमेंट को। फायदा क्या होता है हमें इसका? अगर वो लोग जिनके अंदर हीट एक्लिमेटाइजेशन होती है, उन लोगों के अंदर स्वेटिंग जल्दी आती है, स्वेटिंग थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उस स्वेटिंग के अंदर सॉल्ट का जो लॉस है वो कम हो जाता है। मतलब कि सोडियम क्लोराइड कम होता है उनके स्वेटिंग में, क्योंकि उनकी बॉडी फाइनली अडेप्ट कर जाती है। उनकी बॉडी के अंदर हीट शॉक प्रोटीन ज्यादा हो जाती है। अब हीट शॉक प्रोटीन्स क्या करती हैं? हमने पढ़ा था कि जी अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, कोर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह वो डीनेचर हो जाती हैं। ठीक है, जो डीनेचर एंजाइम्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं आपकी हीट शॉक प्रोटीन्स। ठीक है, आपको इस चेंजेस से बचाती है। इसी तरह ये हम बात कर रहे थे जो स्वेट क्लोथिंग यूज करते हैं, स्वेट बैंड्स वगैरह होती हैं, क्या ये हीट एक्लिमेटाइजेशन करवाती हैं? बिल्कुल हीट एक्लिमेटाइजेशन कराती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरह ये जो आर्टिफिशियल एक्लिमेटाइजेशन है, क्या ये इतनी ही इफेक्टिव है जितनी एक नेचुरली हॉटर एनवायरनमेंट में एक्लिमेटाइजेशन हो रही है? उसका आंसर है नहीं। फायदा हमें है लेकिन उतनी वो हमारे पास फायदा नहीं देती जितना एक नेचुरली आप एक एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर नेचुरल एनवायरनमेंट जितना फायदा नहीं देती तो फिर हम एक्लिमेटाइजेशन क्यों करवाते हैं? क्यों इतनी आखिर पड़ी है उसको इतनी मार के उसको फिर एक्लिमेटाइजेशन करा रहे हैं? उसका आंसर ये है कि अगर आप कोल्डर एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हीट इंजरी और हाइपोथर्मिया के चांसेस बढ़ जाएंगे जब भी आप गर्मी की तरफ जाएंगे। इस एक्लिमेटाइजेशन की वजह से, आर्टिफिशियल एक्लिमेटाइजेशन की वजह से ये हाइपोथर्मिया और हीट इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑल्दो आपकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, लेकिन आपको फायदा उसका फिर भी है, मतलब कि बिल्कुल टोटल लॉस भी नहीं है आपका। हीट एक्लिमेटाइजेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हीट इंजरी। कैसे? इन रिस्पांस टू द एक्सपोजर ऑफ हीट स्ट्रेस की वजह से जो हीट एक्लिमेटाइजेशन होनी थी वो कम हो जाती है। रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स, यही बात हमने डिस्कस की कि हीट शॉक प्रोटीन्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? आपके सेल्स को थर्मल इंजरी से बचाती हैं और एक ओवरऑल स्टेबलाइज्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं आपका। ठीक है, ये अडैप्टेशंस हैं हीट एक्लिमेटाइजेशन की, कि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, अर्लियर ऑनसेट ऑफ स्वेटिंग है, स्वेटिंग रेट जल्दी हो जाता है, उसमें से लॉस कम होता है और हीट शॉक प्रोटीन्स वगैरह प्रोड्यूस होती है। ये जो समरी डिस्कस करने की जरूरत है, ये आगे चले। मेरे ख्याल में इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था। इसके बाद हमने अभी पढ़ा है हीट एक्लिमेटाइजेशन। अब हम आगे देखते हैं कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन। कोल्डर एनवायरनमेंट में पहले देखते हैं, अगर आप कोल्डर एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा? आपकी बॉडी में से हीट लॉस ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, आपके सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, आपकी बॉडी जैसे एक्सरसाइज करके टेम्परेचर प्रोड्यूस करिए, क्या होगा? वो सारा का सारा टेम्परेचर आपका हीट लॉस हो जाएगी, आपकी बॉडी में से हीट लॉस हो जाएगी। उसका फायदा हमें क्या होगा? जो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हीट इंजरीज हो रही थी हॉटर एनवायरनमेंट में, वो हीट इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फायदा है।
जितना मैं आपका क्वेश्चन बताती हूँ बेटा एंड पे डिस्कस करते हैं, एक मिनट है जो हम बात कर रहे हैं कोल्डर एनवायरनमेंट में हीट लॉस ज्यादा होता है। जो हीट लॉस ज्यादा होता है वो क्यों हीट लॉस हो जाता है कोल्डर एनवायरनमेंट की वजह से, ये तो हमें फायदा हो गया। उसका नुकसान क्या है इसका कि अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करते हैं तो उस ज्यादा कोल्डर एनवायरनमेंट की वजह से हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। मतलब कि आपका फोकस सारा इस चीज पे था कि आपकी बॉडी के अंदर हाइपरथर्मिया ना हो जाए और हीट इंजरीज ना हो। हीट इंजरी तो प्रिवेंट होगी, वो दूसरी एक्सट्रीम की तरफ भी आ जाता है। वो दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथर्मिया हो जाए। हाइपोथर्मिया का क्या मतलब होगा? हाइपोथर्मिया का क्या मतलब होता है? टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत Sufficient कम हो heat जाए तो loss कोल्ड होगा। इंजरीज, यस, तो कोल्ड इंजरीज हो जाएंगी। आप पहले हमने हीट इंजरीज पढ़ी थी ना, वो हीट क्रैम्प्स थे, हीट स्ट्रोक्स वगैरह थे। कोल्ड इंजरीज क्या होती हैं? कोई एग्जांपल देंगे मुझे कोल्ड इंजरी? फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। यस, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। उससे पहले पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें रेनॉल्ड्स फिनोमेना आ जाता है। ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट थोड़ा सा और ज्यादा स्टेज, लेटर स्टेज पे जाके आता है। तो ऐसे लोगों में हम कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन भी करवाते हैं और कुछ लोगों में कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन हो जाती है। जिन लोगों में ठंड में रहने की वजह से कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन आ जाती है उन लोगों में क्या होता है, रिजल्ट्स क्या आते हैं हमारे पास। अब इससे पहले एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है नॉर्मल, लेट से 37, ठीक है, और जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल फिनोमेना है, शिवरिंग हो जाती है स्टार्ट। शिवरिंग क्यों होती है? ताकि आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन हो। तो शिवरिंग किस टेम्परेचर पे होती है? फॉर एग्जांपल हम कहें कि जी मुझे शिवरिंग स्टार्ट होगी, हाँ सबका डिफरेंट होता है लेकिन एक सेट पॉइंट होता है। मुझे शिवरिंग स्टार्ट होगी अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है 25 तक। मेरा नॉर्मल 37 है, अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर 25 तक ड्रॉप कर जाए तो शिवरिंग होगी। लेकिन अगर मैं कोल्ड को एक्लेमेटाइज कर जाऊँ, ज्यादा ठंड में रहती हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सर्दियों को बर्दाश्त करना शुरू कर दूंगी। जब मैं सर्दियों को बर्दाश्त करना शुरू कर दूंगी तो तब मुझे किस टेम्परेचर पे शिवरिंग होगी? अगर पहले 25 पे हो रही थी तो फिर अब हो सकता है मुझे 20 पे हो। हुआ क्या, जो शिवरिंग का थ्रेश होल्ड था वो और नीचे चला जाता है। ठीक है, उनका स्किन का टेम्परेचर और नीचे चला जाता है जिसके ऊपर शिवरिंग ने। तो अगर मुझे शिवरिंग नहीं होगी तो मेरी बॉडी हीट को कैसे प्रिजर्व करेगी या कैसे प्रोड्यूस करेगी? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के। अब आप मुझे बताएं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है? हमने पढ़ा ही मैम है। हार्मोनल जो होता है बिल्कुल, कौन से हार्मोन्स होते हैं? मैम बहुत से होते हैं मैम, जिस तरह एपिनेफ्रिन है या फिर थायरॉक्सिन है। बेसिकली दो मेन कैटेकोलामाइंस हैं और थायरॉक्सिन, ठीक है, ये दो होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को ज्यादा फास्ट करते हैं। तो उन लोगों का जो थ्रेशोल्ड था शिवरिंग का वो कम हो जाता है। कम थ्रेशोल्ड के बाद अगर वो शिवरिंग के थ्रू नहीं प्रोड्यूस करते हीट तो वो नॉन शिवरिंग के थ्रू अपनी हीट प्रोड्यूस करेंगे। ये कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन के चेंजेस हैं। उसके अलावा क्या होगा, उन लोगों में जो कोल्ड को एक्लिमेटाइज कर जाते हैं उनका पेरिफेरल ब्लड फ्लो बेहतर होता है एज कम्पेयर टू वो लोग जो कि कोल्ड में एक्लिमेटाइज नहीं किए। इन लोगों में दे हैव द इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू स्लीप इन द कोल्ड। अगर आप किसी नॉर्थन एरिया में जाते हैं ट्रैवल करके और आपको आदत नहीं है ठंड में रहने की या आप कभी नहीं गए, आपको ठंड में नींद नहीं आती। बहुत ज्यादा ठंड अगर हो तो नींद नहीं आती। लेकिन ये लोग जो कि कोल्डर एनवायरनमेंट में ज्यादा रहते हैं, कोल्ड को एक्लिमेटाइज कर चुके होते हैं, इन लोगों में मतलब कि ये लोग ठंडे टेम्परेचर में भी सो जाते हैं, ज्यादा ठंड में भी सो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अडेप्ट कर गई है। शिवरिंग उनकी कम होती है और ये जो अडेप्टेशन है ये कितनी देर में आती है? 1 हफ्ते में आ जाती है। हीट अडेप्टेशन 2 हफ्तों में आती है। जो आपकी कोल्ड अडेप्टेशन है, ये कोल्ड एक्लिमेटाइजेशन है, दैट बिगिंस इन 1 वीक। ठीक है, ये आपका लेक्चर था। लेक्चर आपका खत्म हो गया। जो आपकी क्वेश्चनिंग है आप लोग वो कर लें, ठीक है। बाकी जैसे जाना चला जाए अटेंड